साथियों, सभासद मेरे परम मित्र भाई नरेंद्र पाल सिंह जी, किशोरी श्याम जी, संगम बिहार से जकीउल्ला साहब, जिला अध्यक्ष डॉक्टर उत्तराम आजाद जी, बदरपुर के मेरे जवान साथी नौजवान साथी देशराज जी और मेरे बड़े भाई एडवोकेट जिशानुद्दीन जी, मेरे बड़े भाई यूसुफ खान साहब और यहाँ बैठे सभी जो अम्बेडकरवादी होने के साथ साथ इतने मजबूत कार्यकर्ता मुझे आज से अगर 10 साल पहले मिल गए होते तो मैं इस इलाकों में अपना परचम लहराने के साथ साथ आज खुशहाली की तरह इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता, क्योंकि ये अगर मुझे साथी पहले मिल गए होते मुझे लोकसभा जाने से पहले कोई नहीं रोक सकता था। आज समय समय पर आपको बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं, मगर केवल और केवल हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई वोटर जो बहन मायावती जी के आदर्शों पर चलता है तो वो मैंने आज तक बिकता हुआ नहीं देखा। सबसे बड़ी बात, जो देश में हमारे 20 से 25 करोड़ लोग जो दलित समाज से आते हैं और 25 करोड़ के करीब मुस्लिम समाज से आते हैं, लगभग 50 करोड़ लोग से मैं छोटी सी मैं एक बहुत छोटे टाइम में जुड़ा, जिस प्रकार जुड़ा मुझे ऐसा लगा कि पिछले 10 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूं। मैंने पहले यहाँ एमएलए के चुनाव लड़े, बड़ा कुछ किया, मगर लगातार मुझे आज जो इस पार्टी में आके सम्मान मिला है, मैंने बहुजन समाज पार्टी में जिस प्रकार पैर रखा तो लगभग देश के 50 करोड़ लोग मुझे जानने लगे कि कितना बड़ा कितनी बड़ी एक है। और 20 से 25 करोड़ जो मेरी समाज के लोग हैं, आज मुझे पूरे देश में अगर मैं कहीं चला जाता हूँ, आज तो मैं पार्टी के परचम तले हूँ, अगर मैं वैसे भी चला जाऊंगा तो मुझे मान सम्मान में मुझे लगता है कभी कोई कमी नहीं है। जो इस समाज ने मुझे दिया है थोड़े दिनों के अंदर, इतनी इज्जत इतनी रिस्पेक्ट आज तक किसी लीडर को किसी देश में नहीं मिली। रही बात यहाँ के लोकल लीडर दिनेश मोनिया है, मैंने उसे पिछले 10 साल में कई बार संगम बिहार में पिटते हुए देखा है, भागते हुए देखा है, औरतों के जूतों के पीछे भागते हुए देखा है। आपने बहुत मजबूती के साथ इन लोगों को लाए थे, मगर इनका जो असली कैरेक्टर है वो खुलकर सामने आ गया है। पिछले 10 साल में तुगलकाबाद विधानसभा से जो एमएलए रहे माननीय सही राम जी का मामला आपको सबको दिख रहा है कि किस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार के काम के लिए आप जाए, चाहे आप गरीब आदमी हैं चाहे इंडस्ट्री के मालिक हैं, आपके साथ एक ही व्यवहार किया जाता है, केवल और केवल पैसों का व्यवहार, गालियों का व्यवहार, मार का व्यवहार, लात का व्यवहार और अपनी दबंगई का व्यवहार। इन सब बातों से हमें बचना है, किसी के प्रलोभन में आना नहीं है। अगर आप दक्षिण दिल्ली में अगर सही राम जैसे लोगों को आप दोबारा नेता बनाने की कोशिश करते हैं तो दक्षिण दिल्ली का वही हाल होगा जो तुगलकाबाद का हाल है। आज तुगलकाबाद में आप जाकर देखिए कि एक एक झुग्गी में 20-20 आदमी रह रहे हैं। क्या करा आपने इन जनता के लिए, मुझे बताइए, मुझे जवाब दीजिए। मैं दहाड़ रहा हूं पिछले 2 महीने से, मगर उनके पास एक भी मेरी बात का जवाब नहीं है। रही बात नेता विपक्ष श्री रामवीर बिदुल जी, जो कि यहाँ से कैंडिडेट है दक्षिण दिल्ली में बहुजन भाजपा के कैंडिडेट को मैंने अपनी तरफ से कोई भी प्रकार की कोई अनपार्लियामेंट बात नहीं करी, मगर मुझे चैनलों से जो बातें प्राप्त हो रही हैं वो इतनी खतरनाक है, उनकी सारी पोल पट्टियां खुल के सामने आ रही है। किस प्रकार से बदरपुर विधानसभा को ठगा गया है, पैसों के हफ्तापन में उन लोगों ने सैकड़ों कॉलोनियां बनाकर और अपने बड़े बड़े प्लॉट बीच में बचा कर आज इतना बुरा हाल है कि ऐसी माफियागर्दी देश में चल रही है
मगर क्योंकि वो भाजपा से उनको कोई कहने वाला नहीं है। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसको उन्होंने परेशान न करा हो, चाहे उसमें खौसला हो। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इस दक्षिण दिल्ली में थे, बड़े बड़े व्यापार इस दक्षिण दिल्ली में थे। आज सब लोग पलायन कर चुके हैं और जो मजबूर तबका, जो वंचित समाज हमारे मुस्लिम समाज और दलित समाज से आता है, उनका कोई भी सिपा सलार नहीं है। आप करिए, मैं कहता हूं, आप इनकी सारी बातें नोट करिए, उसके बाद आपको लगे कि वोट के लायक है तो इन्हें वोट दीजिए, और आपको लगे कि ये आदमी जो आपके लिए आवाज उठाने की बात कर रहा है, तो आपको ये लगे कि हाँ मुझे हमें एमपी रोड पे कीड़ों की तरह रहना ऐसे ही, तो आप उन लोगों को वोट कीजिए। और आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, हरियाली चाहते हैं, ग्रीनरी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, आज ऐसा नहीं है किसी जनता के पास हर तरह के मकान दुकान है, मगर मुझे कोई भी व्यक्ति बता दीजिए कि 50 रुपए के जीएसटी के ऊपर कोई भी आदमी जेल जाने के लिए खड़ा हुआ है। हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी परेशानी में। इस प्रकार की सरकारें हैं। पहले सरकार होती थी, अगर आपको कोई परेशानी आई तो कोई सरकार का आदमी आया आज से 20-25 साल पहले, तो आपको ऐसा लगता था कि हाँ ये मेरी मदद होगी। मगर आज अगर आपको कोई परेशानी है और आपका सरकार का कोई आदमी से टच आ गया, तो आपकी जिंदगी दिलचस्प इतना बुरा कर देते हैं वो, ये सम्मान भेज, वो चलान भेज, ये जीएसटी का नोटिस भेज, सारी इंडस्ट्रियों का बेड़ा गर्क करके सारे इंडस्ट्री को यहाँ से पलायन कर दिया। ओखला इंडस्ट्री में मेरा भी कारोबार है, मैं 20 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ इस रोजगार के लिए। ये जो आज इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां तुमने बता दी, इन्हें रोजगार कौन देगा? कोई बात कर रहा है इस बात पे? गलियों में मैं जा रहा हूँ संगम बिहार में, आज इतना बुरा हाल है, कैसे सांस ले रहे हैं लोग। यकीन मानिए इतना ग्रीन पटल एरिया था, अगर आपने कॉलोनियां काटी अच्छा करा, जो भी गरीब आदमी देते देते बताया, मगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखा। गवर्नमेंट से इन इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पर करोड़ों रुपए आते हैं। आपको भाइयों मैं बता दूं, संगम बिहार के अंदर 800 कर्मचारी सफाई वाले हैं, मगर आज तक आपको एक कर्मचारी नहीं दिखा। सब बंदर बाट हो रही है। दोनों पार्टियां इतनी निकम्मी पार्टियां हैं देश में, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार। इन दोनों का बाइकआउट करो। केजरीवाल जैसे लीडर अगर 11, 12 में 13 में ना आते तो इतना बुरा देश का हशर नहीं होता, क्योंकि इसके सहारे सत्ता में एक ऐसा आदमी सत्ता में आ गया केंद्र में, जो कि केवल और केवल गुजरात से प्यार करता है, पूरे देश से प्यार नहीं करता। उसने हमारे हिंदू समाज को बहुत ज्यादा ठगा, मुस्लिम समाज को बहुत ज्यादा ठगा, दलित समाज को बहुत ज्यादा ठगा। जहां भी जाता है, अगर वो दलित में जाता है तो मैं महादलित हूँ भाइयों बहनों। अगर वो किसी मुस्लिम में जाता है तो मेरे ये बेपरदा मुसलमानों में आपका भाई हूँ। यूपी में जाता है तो माँ गंगा ने बुलाया। इतना नाटक उसने पूरे देश में रचाया और उस नाटक में हमारी जनता आ गई। अब आपके पास बहुत खुली चुनौती है। बहन मायावती जी ने इतने मजबूत कैंडिडेट को आपको दक्षिण दिल्ली में दिया है। मेरी आपसे सभी से विनम्र प्रार्थना है, आप दक्षिण दिल्ली का जो भी कैडर वोट के अलावा जितने भी हमारे सब समाज के वोट हैं, 18-20 लाख वोट हैं, कम वोट नहीं है, जिसमें से 11-12 लाख वोट पढ़ने ही पड़ने हैं। मेरी सब समाज से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन दोनों पार्टियों को बाइकआउट कीजिए। ये देश में सत्ता चलाने लायक लोग नहीं है। बहन मायावती का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना बढ़िया है कि आपको अधिकारी अगर उसके हाथ में ठेला है और उसे कूड़ा उठाना है तो आपको ठेला चलाता कूड़ा उठाता मिलेगा। अगर उसके पास मिलावटखोरी का कोई इंस्पेक्टर है, लगातार दुकानों पर संगम बिहार में आज नकली माल बिक रहा है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर आज यहाँ होता तो एक भी दुकान यहाँ पर खुली ना पाती, सब सील हो गई होती। क्योंकि आप अंदर संगम बिहार में जाइए, दवाइयों का काम, दवाइयों के लिए अलग से स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम होती है। आज तक मुझे बता दो कि दवाई की दुकान पर छापा लगा। ये सब बकवास है, सब फेक है, और दिल्ली में सरकार जैसी कोई भी चीज नहीं है। सातों के सातों एमपी, इतने निकम्मे एमपी पूरे देश में नहीं है। हालांकि 245 एमपी को अपनी पावर का नहीं पता। दो मैन शो है देश में, मोदी और अमित शाह। बाकी किसी एमपी को अपनी पावर का नहीं पता। यदि बहन जी की सरकार होती तो हर आदमी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती
अपने स्वास्थ्य मंत्रालय तो स्वास्थ्य मंत्रालय को वही टेक ओवर करता। मगर आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री अगर एक चिट्ठी लिख दे मोदी को तो मोदी उसका सारा का डाटा टेबल पर रख देता है। अरे तुम मुझसे कैसे जवाब मांग रहे थे, जेल जाने के लिए तैयार हो जा। हर एमपी को 245 एमपी का हालत यही है कि वो चाहते जरूर है संसद में मगर अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ऐसे हिटलरगिरी की सरकार को देश की जनता ही जवाब देगी। मैं और ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता। मैंने जो आज तक 15 साल में देखा है, जिस प्रकार की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत भाग्य स्थिति होने वाली है। हमारी जनता के आज एवरेज जो लोग हैं, ज्यादातर लोग गरीब लोग हैं, उनके हालात देखकर मुझे बहुत चिंता है। मैं भी एक गरीब घर से ही आता हूँ, मैं बहुत बड़े, मगर आप मेरी बात को समझिए। मगर मैं इनसे लड़ाई करने का काम पिछले 12-13 साल से लगातार कर रहा हूँ। मेरी 600 से 800 चिट्ठियां हर साल लगती हैं, हर डिपार्टमेंट में लगती हैं कि अब्दुल बासित जी कई चीजों में, जैसे अंडरपास का काम हुआ ऑकलैंड डिस्प्ले का, मैंने 600 चिट्ठी लगाई है लगातार। ऑकलैंड डिस्प्ले की काया पलट में मैंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। फिर भी लोकल जो वहां से एमपी विधायक जो थे, अभी रमेश जी ने जगह जगह अपने बोर्ड लगवाए कि भाई ये सांसद के प्रयासों से हो रहा है। अगर ऐसा हम ना करते तो वो ठेकेदार को काम नहीं करने दे सकते थे। तो इस प्रकार की राजनीति देश में हो रही है। क्या दबंगी, किसकी सरकार है? 1-2% है ये लोग। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि चलिए गुर्जर समाज, आपने गुर्जर समाज के एक भी लड़के को सरकारी नौकरी आज तक नहीं दिलवा पाए। आप तेखंड में आप जाके देखिए, खुद सहीराम पहलवान जो कहता है जी मैं पहलवान हूँ, आप जाकर देखिए कि सारे के सारे लड़के गुजरों के बेचारे नशा पत्ती में हैं और उनके हालात इतने बुरे कर दिए हैं केवल इसी तरह के प्रॉब्लम, और वो सहीराम को ढो रहे हैं जबरदस्ती। मुझे बताइए कि सहीराम ने क्या काम किया गुजर समाज के लोगों के लिए? और समाज के लिए तो कर भी नहीं सकते। अपने समाज का जो नहीं कर सकता वो किसी समाज का नहीं कर सकता। तो मेरी बात को गौर करिए। मैं कोई ऐसी आवाजें नहीं उठा रहा हूँ। मैं देश में, पूरे देश में मैं चर्चा में हूँ। आज हो सकता है चुनाव के बाद इन लोगों से मेरा बहुत आमना सामना रहता है। ये 20 साल हो गए ओखला में और इन सब लोगों से मेरा रहता है, मगर मुझ पे हाथ डालने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो मेरी सच्चाई को और मेरे विश्वास को जानते हैं कि अब्दुल बासित ने अगर फोन करा है तो ये सच्चा फोन होगा। और तुरंत इन लोगों पर कार्रवाई हुई है। पिछले साल 2015 चुनाव मैंने लड़ा, तब सहीराम जी की और इनकी टीम पैसा बांटने में लगी हुई थी। मैंने डीसीपी यहाँ पर मनदीप सिंह चावला होते थे रंधावा जी, मैंने उन्हें फोन करा। फोन करने के बाद एक्शन हुआ और 25 से 30 लोग भरे गाड़ी में और सीधा उन्हें तिहाड़ का रास्ता दिखाया गया। तो थोड़ा सा मेरी बात को समझिए, ये लोग काम के लोग नहीं है। इन लोगों का दोनों की अगर विधानसभा आप देख लें तो आप इन्हें कभी भी वोट न देते। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि बहन मायावती जी का हाथ आप मजबूत कीजिए और देश में एक नई राजनीति की शुरुआत कीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि संगम बिहार से लेकर और पालन तक आप लोग 1 करोड़ पेड़ लगाने का वादा कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में लगेंगे, चाहे मुझे इसके लिए कोई लड़ाई लड़नी पड़े। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानीय